हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकॉन पे क्लिक करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का जो मैंने एमसीक्यूज स्टार्ट किया था उसका पार्ट 3 है। इसमें अगेन मैंने 30 एमसीक्यूज लिए हैं जो कि मोस्ट आईएमपी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं जिनकी आने की संभावनाएं हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम जो है उस टाइप के एमसीक्यूज को देखते हैं। ये एक तरीके से चैप्टर वाइज है। जिस तरीके से मैंने डिटेल वीडियो जो मैंने यहाँ पे डाला है आप लोगों के लिए, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। तो आप डिटेल देखिए और एमसीक्यूज लगाइए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम मौलिक अधिकारों की बात करने वाले हैं। तो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि अगर मौलिक अधिकार में आपको चेंजेस करने हैं, चेंजेस लाने हैं तो कौन चेंज ला सकता है। तो मौलिक अधिकार में चेंज देखिए, राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या संसद। तो संसद को अधिकार है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों में चेंजेस कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर है संसद। डिटेल देखते हैं। मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त है। फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी भी संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उसे संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करने की सीमा तक रद्द भी कर सकता है। तो थोड़े से जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास भी पावर है कि उसको पुनरावलोकन के लिए भेज सकता है, और अगर वो मूल ढांचे से प्रभावित हो रहा है तो उसको रद्द भी कर सकता है। तो ये सब जो है आर्टिकल 368 के तहत संसद को ही पूरे राइट्स प्राप्त हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर, ठीक है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, तो ये शक्तियां किसके पास है, तो ये शक्तियों की अगर हम बात करें तो ये शक्तियां हैं आपके संसद के पास ही। तो संविधान में प्रदत्त भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति और युक्त प्रतिबंधों पर आरोपित करने की शक्ति भी संसद के पास, यानी कि सभी शक्तियां संसद के पास है इससे रिलेटेड। और जो चेंजेस करने की शक्तियां हैं वो भी किसके पास है, वो भी आपके संसद के पास ही है। ठीक है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस है अगला कि मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। जी हाँ। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है क्या? वाक यानी बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है क्या? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या नहीं है? सत्य नहीं है। तो जो कथन सत्य नहीं है, देखिए ऑप्शन है पहला और चौथा, पहला और दूसरा, या 1 2 4। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए इसका आंसर है चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी जो है सत्य हैं। क्या? सभी यहाँ पर सत्य हैं। देखिए संविधान के प्रारंभ में भाग 3 के अंतर्गत 7 मौलिक अधिकार थे, यानी कि पहला वाला भी सही था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 में अंतर्गत रखा गया है। अब मूलतः की बात करें तो 6 रह गई है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था 12 से 35 तक की गई है, यानी कि दूसरा वाला भी सही था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 आपातकाल में निलंबित नहीं होता है, तो ये भी आपका है, आर्टिकल 21 खत्म नहीं किया जाता। और बोलने और इसकी स्वतंत्रता भी जो है आपके 19वें आर्टिकल में दी गई है। तो आपने अगर आज इसका राज्य व्यवस्था का डिटेल पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके उसको देख लीजिए, क्योंकि डिटेल देख लोगे तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए अमूमन क्या होता है, जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो मेनली हम इनमें से कोई नहीं लगाते हैं। इनमें से कोई लगाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, तब जाके आप इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो पूरे अगर डिटेल्स आपको पता रहेगा तो इनमें से कोई नहीं आप इजीली लगा सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? ठीक है, तो अब जो है 6 की बात की गई। कितने की? 6 की। तो यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये देखिए समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का 19 से 22 तक है, 23 से 24 शोषण है, धार्मिक आपका 25 से 28 होता है, और संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार 29 से 30 है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका 32, अनुच्छेद 32। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना की है, यानी कि जो मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया है? ऑप्शन है हमारे पास यूएसए मतलब यूके, कनाडा, रूस और यूएसए। तो इसका आंसर जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां पर देखिए भारतीय संविधान के मूल अधिकारों की जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी कि किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अभी हमने देखा था कि अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, तो इसमें जो कानून की समानता है वो कहां से लिया गया है? तो कानून की समानता की बात करें तो वह आपका ब्रिटेन। देखिए कानून शब्द आ गया तो ये जो है आपका ब्रिटिश से ही जाएगा, संसद, कानून, ये सब चीजें सब यहीं से जाती हैं। तो अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में समान कानून का विधान है। इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बोला गया है आपके आर्टिकल 14 में। और क्वेश्चंस की बात करें तो नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? यानी कि नौकरी की बात की जा रही है तो वहां पर किस आर्टिकल के तहत समान अवसर की बात की गई है? तो समान अवसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16वें नंबर के, यानी कि आपका चौथा आंसर सही है। भारत के संविधान में समान अवसर का अधिकार संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में प्रतिस्थापित है। किसमें? 16 में प्रतिस्थापित है, ठीक है। तो आपको 16 याद करना है। 15 में 5 जाति रंग मूल के आधार पर जो है आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये सब चीजें यहाँ पर बोली गई हैं। छुआछूत की बात की जा रही है कि किस अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है आपके 17वें अनुच्छेद के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 3 के मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का अंत किया गया है और यह चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखा है कि किसी भी व्यक्ति को छुआछूत जैसे कि पहले के जमाने में होता था वो अब नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे, देखिए इनकी ज्यादा डिटेल्स में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने डिटेल पार्ट में इसको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल गहन अध्ययन करके पढ़ा। तो जो लोग पहली बार सिर्फ ऑब्जेक्टिव वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे मौलिक अधिकार वाला वीडियो है संविधान, उसको देख लीजिए और उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए निम्नलिखित रिटों में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? ठीक है, मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने हेतु तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवृत्त कराने के लिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय 5 रिटें जारी करता है। यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, परमादेश, फिर अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध यानी कि निषेध। ये सभी रिटें मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए जारी की जा सकती है, किंतु परमादेश के अतिरिक्त अन्य रिटें विशेष अधिकारों से भी संबंधित है, जबकि परमादेश के अंतर्गत मौलिक अधिकारों से जुड़े अन्य मामलों में भी रिट जारी किया जा सकता है। तो मेनली जो है यहाँ पर बात की जा रही है परमादेश की बात की जा रही है, बाकी जो चीजें हैं इसमें और स्पेशल कार्य के लिए भी इनको यूज किया जाता है। आंसर की बात करते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन के आंसर की। तो याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, भारत के महान्यायवादी द्वारा, उच्च न्यायालयों द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो यह किया जाता है आपके उच्च न्यायालयों के द्वारा, हाई कोर्टों के द्वारा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों द्वारा बंदी प्रथा और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की याचिका यानी कि रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और आपका उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रक्षा जो है प्रति। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा यहाँ पे किया जाता है कब? 226 आर्टिकल के तहत, और 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रिटें जारी की जा सकती है। तो क्वेश्चन ऐसा घुमा के भी पूछ लेगा कि आर्टिकल 226 क्या है। तो आर्टिकल, अगर सीधे क्वेश्चन आ गया कि आर्टिकल 226 क्या, तो उसमें आप क्या आंसर लगाओगे? तो उसमें आपको आंसर यह लगाना पड़ेगा कि उच्चतम न्यायालयों के द्वारा रिट जो है 5 रिट है हमारे, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और इनको वहां पर लागू किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्र सुनिश्चित करता है? ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, परमादेश, वारंटी, बंदी प्रत्यक्षीकरण या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। संविधान के अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण और प्रतिषेध की रिटें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा यहाँ पर की जाती है, जिनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अगर बात की जाए को सुनिश्चित करता है, और उसमें अवैध रूप से बंदी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने का आदेश न्यायालय को दिया जाता है। यानी कि किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हो तो आपको न्यायालय में उसको शरीर के साथ यानी सशरीर यानी शरीर के साथ वहां पर उसको पेश किया जाता है। तो ये एक तरीके से उसकी स्वतंत्रता को निश्चित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ और चीजों की। तो भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, ठीक है, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, या धार्मिक एवं भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका आंसर है आपका थर्ड वाला, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों। तो अनुच्छेद 30, ठीक है, भारत का संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 के तहत जो है मान्यता प्राप्त करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 30 के तहत। तो ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 30 के तहत इसको जो है मान्यता प्राप्त करता है वो। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई कराने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्रदान है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या एक और दो, दोनों को। तो इसका आंसर है आपका एक और दो, दोनों को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट भी इसके लिए मतलब कर सकता है, सुनवाई करा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के रक्षण के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है, जैसे कि देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226, बिल्कुल याद रखना है, हाई कोर्ट के द्वारा इन सब चीजों से आप अधिकार प्राप्त हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन? 226 हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। निम्नलिखित में से, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ये जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, समानता का अधिकार 14 से 18, विचार और अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अनुच्छेद, ये सभी आपके मौलिक अधिकारों में आते हैं। जबकि पुरुषों एवं महिलाओं के समान काम हेतु समान वेतन का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। किस नीति निर्देशक तत्वों के अंतर अनुच्छेद 39 का घ के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो यह क्या है आपका? यह है नीति निर्देशक तत्व। सभी पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन के लिए जो अधिकार है वो है आपका नीति निर्देशक तत्व की। वो राज्य की नीति रहेगी कि राज्य क्या चाहता है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या हड़ताल करने का अधिकार। तो देखिए हड़ताल करने का अधिकार अगेन आपका ये जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो वहीं देखिए, तो जबकि हड़ताल करने का अधिकार एक मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें जैसे 23 से 24 के बीच में, अवसर की समानता हो गया 16, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। तो ये चीजें आपको जो है बार बार यहाँ पे आ रही हैं, यानी कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था? कब? 1 अप्रैल 2010 को। तो 1 अप्रैल 2010 को अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में इनको मिला था। तो देखिए 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया था। तो कौन सा? शिक्षा का अधिकार। तो ये याद रखना है 1 अप्रैल 2010, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा गारंटी प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? धार्मिक कार्यों की व्यवस्था की स्वतंत्रता, प्राइमरी स्तर तक मुफ्त शिक्षा अनिवार्य, फैक्ट्रियों में बच्चों की नियुक्ति का जो निषेधादेश, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके आंसर की बात करें तो चौथा है, क्योंकि तीनों ही मौलिक अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं। प्राइमरी स्तर की शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है निःशुल्क, वो भी है आपका, और जो 86 नंबर का संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये किस संविधान संशोधन के तहत
जोड़ा गया था। तो 86 संविधान संशोधन के तहत, कब? 2002 में। अगला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल कलाकारों के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की है? तो ये आपको देखिए ऑप्शन है 14 वर्ष, 10 वर्ष, 18 वर्ष या कोई सीमा नहीं है। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसकी जो है कोई सीमा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा 2010 और 2011 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार विभिन्न व्यवसायों के लिए अलग अलग उम्र की सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन बाल कलाकारों को इससे बाहर रखा गया है। माता पिता की सहमति से बच्चे किसी भी उम्र में इस क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप एक्टिंग में आपकी रुचि है तो कोई भी बच्चा हो जिसकी उम्र कुछ भी हो वो एक्टिंग फील्ड में जा सकता है, फिल्मी फील्ड में, बॉलीवुड दुनिया में कदम रख सकता है। निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार होता है? ठीक है, योजना आयोग को, निर्वाचन आयोग को, वित्त आयोग को, संघ लोक सेवा आयोग को। तो इसका आंसर है आपका निर्वाचन आयोग। उपयुक्त संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाओं में से निर्वाचन आयोग के पास कानूनी अधिकार होता है। किसके पास? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग आपको याद रखना है कि उसके पास एक जो है कानूनी या विधिक, एक विधिक, देखिए विधिक मैं हर बार बताता हूं, तो कानूनी या विधिक अधिकार भी होता है। ऐसे तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चतुर्थ स्तंभ, ठीक है, शीर्षक पद का प्रयोग निम्न में से किसको इंगित करता है? तो देखिए 3 स्तंभ तो हैं ही, लेकिन चतुर्थ स्तंभ की अगर हम बात करें तो यह है हमारा प्रेस और समाचार पत्र की बात की जा रही है, यानी कि मीडिया। किसकी? मीडिया की यहाँ पर बात की जा रही है। लोकतांत्रिक शासन व्यवसाय के 4 स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा स्वतंत्र प्रेस व समाचार पत्र। प्रेस तथा समाचार पत्रों को आधुनिक उदार लोकतंत्र में फोर्थ स्टेट की बात की जा रही है, उसके लिए कहा गया है। और स्वतंत्र तथा सशक्त प्रेस लोकतंत्र का रक्षक तथा प्रहरी माना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के एक प्रेस की स्वतंत्रता व सूचना के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणियों में रखा गया है। तो 19 का फर्स्ट वाला जो है के लिए है आपका मीडिया से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। ये कई बार आता है कि मीडिया जो है हमारी प्रेस है भारत की, तो उसके जो सूचना का अधिकार है, उसके स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किस आर्टिकल में है? तो 19 के 1 में इसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? किसमें? राजनीतिक अधिकारों में। निर्वाचित होने का अधिकार, जीवन का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार या संघ बनाने का अधिकार। तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकारों में की श्रेणी में आता है। इसका अधिकार मतलब इस अधिकार के आधार पर ही चुनावों में निर्वाचित होते हैं, यानी कि वही निर्वाचन से रिलेटेड आपकी क्या अर्हताएं हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी उम्र चाहिए, ये सब चीजें एक तरीके से राजनीतिक है, क्योंकि आप चुनाव में खड़े हो तो राजनीति से रिलेटेड है, तो यह अधिकार आपके राजनीति अधिकारों की श्रेणी में आएंगे। कुछ और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार को, ठीक है, सूचना के अधिकार पार्टी के अग्रणी व्यक्ति कौन है? ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, राजेंद्र सिंह या अरुणा राय। तो इसका आंसर है आपका अरुणा राय। तो 2005 की बात करें तो सूचना के अधिकार को परिपाटी में लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया था किन्होंने? अरुणा रॉय ने, जिसके परिणाम स्वरूप सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया। सूचना के अधिकार से रिलेटेड कौन है? तो ये है अरुणा रॉय, याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सा विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की आजादी, यह भी है आपका। मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उल्लेखित नहीं है। उल्लेखित है नहीं पूछा है, कौन सा उल्लेखित नहीं है पूछा गया है। तो नहीं की बात करें तो इसका है चौथा, क्योंकि संविधान द्वारा प्रदत्त, ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के मूल अधिकारों के अंतर्गत 19 में 6 प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं, ठीक है, का उल्लेखन किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, भ्रमण करने और कहीं भी बसने की, व्यापार करने तथा समुदाय संगठन बनाने की स्वतंत्रता। यद्यपि अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में प्रेस की जो स्वतंत्रता को की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 के 1 में निहित माना है। ठीक है, निहित माना है, लेकिन उल्लेखित नहीं किया गया है। तो ये आपको विशेष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला।
14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या रोजगार का अधिकार। तो इसका आंसर जाएगा पहला वाला, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 24 में दिया गया है। यानी कि शोषण के विरुद्ध जो आपका अधिकार है उसके अधीन 14 वर्ष से कम बच्चों को, अगर आप किसी फैक्ट्री में जहां पे प्राण का उसको खतरा है या कुछ ऐसी जगहों पे उसको काम में लगा देते हो, होटलों वगैरह में, सिर्फ जो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि अभिनय में कोई सीमा नहीं है, बाकी अलग अलग संस्थाओं में कई जगह कई प्रकार की सीमाएं दी गई हैं, तो उसका आपको पालन करना है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो कि अभी बीच में बहुत ही फेमस हुआ था एक समान सिविल संहिता के बारे में? तो इसका आंसर है आपका 44। कौन सा 44? 44। संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 44, देखिए इसको कैसे याद रखोगे? समान सिविल संहिता, चारों तरफ एक समान, ठीक है, एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। तो चारों तरफ, चारों तरफ होनी चाहिए एक समान सिविल संहिता। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशित सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला, कल्याणकारी राज्य जो आपका होगा उसकी स्थापना। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई थी। किसके लिए? कि एक जो हमारा राज्य हो वो कल्याणकारी राज्य बन सके। संविधान का कौन सा भाग लोग यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो देखिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इसके अगर आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर है भाग 4, जो कि अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। कल्याणकारी राज्य का अर्थ है वह राज्य जो अपने निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों के द्वारा स्वयं के संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में रूपांतरित करने का अवसर उपलब्ध कराए। इसके लिए संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 समर्पित है, जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो ये याद रखना है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन क्या है? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को, ठीक है, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका है उसकी बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो इसका आंसर है आपका थर्ड वाला। 42वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्व सोवियत संघ के संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण कर, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51 के 1 में रखा गया है। इनकी संख्या जो है कितनी है? 11 है, ठीक है। और ये कर्तव्य विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। किसको? विनाशक व असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण करता है। तो देखिए, इन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ही गहन अध्ययन के बाद इनको छांटे गए हैं। ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जल्दी नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। स्कॉलर लाइट के चैनल में आपको जरूर मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन अदर चैनल पे मुश्किल है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले। तो इन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? संथामन रिपोर्ट, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट, अशोक मेहता रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है सेकंड वाला, स्वर्ण सिंह कमेटी या स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के आधार पर जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा यहाँ पर गया था। तो इसके आंसर की बात करें, देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के अनुशंसा पर भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 51 के 1 में मूल कर्तव्यों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है या इसको जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है, कहां से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, यानी कि वही आपके भाग 4 में 36 से 51 तक। तो देख सकते हैं आप, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। साथ ही राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में
ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन और आपातकालीन उपबंध आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं। तो ये सब चीजें, यानी कि जो हमारा राष्ट्रपति है, अगर वो किसी को मनोनीत करता है, जो 12, देखिए लोकसभा जो है, लोकसभा में ये 2 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितनों को करता है, 12 को मनोनीत करता है। तो यही वो राज्यसभा की बात की जा रही है, जो विज्ञान कला साहित्य से, तो ये 12 लोगों को जो मनोनीत करने की प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड से ली गई है। तो यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन थे ये पार्ट 3 के अंतर्गत। जो भी ऑब्जेक्टिव पार्ट होंगे उसमें लगभग इतने ही क्वेश्चन रहते हैं, ताकि ज्यादा वीडियोस बड़ा ना हो पाए। आधे घंटे का लगभग वीडियो रहता है तो ठीक है, उसके ऊपर के वीडियोस में कम ही बनाने की कोशिश करता हूँ। डिटेल पार्ट के वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव मैं सोचता हूँ कि 25 से 30 क्वेश्चन के ही वीडियो आए, ताकि एक तरीके का क्विज हो जो क्विक आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। 25 के 25 क्वेश्चन या 30 के 30 क्वेश्चन। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, और वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ अगले पार्ट में। और आप लोगों से एक चीज़ की और रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पे जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे कि ठीक है, तो लोग कुछ तो आंसर करते हैं और कुछ लोग आंसर ही नहीं करते हैं। तो अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं आंसर करूंगा, दूसरों को आंसर पता चल जाएगा तो वो आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो सर्च करके आंसर दे रहा है तो उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी रहेगी दूसरों से। मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर कमेंट कर रहे हैं आंसर के लिए, तो डेफिनेटली अगर वो क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो आप उसको सही करके आओगे। लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि मैं कमेंट नहीं करूंगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे आंसर जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।